Hello students, this is our lecture number 3, chapter number 6, applications of derivative. जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स थे उसमें 6.1 हमने कंप्लीट किया था, दैट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है ऑन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो फंक्शंस हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है उनके टाइप हम पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंशिएशन करने से होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है और इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे हमारे पास है ये x हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर जैसा कि हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया था डिफरेंशिएबिलिटी, 11th में भी हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट x के ऊपर मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे चेक करना है तो मैं इससे जस्ट आगे वाला एक छोटा सा पॉइंट लूंगा। जस्ट आगे वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास x प्लस h, ये इतना छोटा होगा कि मैं पेंसिल से भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये एक बहुत छोटा पॉइंट होगा क्योंकि इसको पेंसिल से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। फिलहाल मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, वरना इसको मैं नहीं लगा सकता। x और x प्लस h में कितना डिफरेंस है, जैसे मान लो कि x का वैल्यू होता है 2, तो x प्लस h कितना है 2.000000000000001 अप्रोक्सीमेट। तो h एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जिसके लिए हम यहाँ पर काम में लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जो कि h बिल्कुल 0 के करीब है। तो इतना छोटा पॉइंट है और इतने छोटे पॉइंट को हम यहाँ मार्क नहीं कर सकते। फिलहाल मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं मान लूंगा कि वो पॉइंट यहाँ पर है। ओके, अब इससे एक थोड़ा सा छोटा पॉइंट लेते हैं। इससे थोड़ा सा अगर हम छोटा पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x माइनस h। तो ये बीच में जो पॉइंट है वो हमारे पास x है, उससे जस्ट पहले हमारे पास है x माइनस h और इसके जस्ट बाद में हमारे पास x प्लस h। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी है। x के रेस्पेक्ट में जो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, ओके, जैसे मान लो कि मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू fx। सो रेस्पेक्टिव जो y का आउटकम आता है उसको मैं फंक्शन की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x का तो कोऑर्डिनेट होगा x और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा fx। ओके, इस पॉइंट के लिए x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x प्लस h और y का कोऑर्डिनेट बन जाएगा f x प्लस h। ओके, इस पॉइंट के लिए x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x माइनस h और y का कोऑर्डिनेट आएगा जब इस फंक्शन के अंदर में x के इस वैल्यू को पुट करूंगा, मतलब f x माइनस h। तो ये हमने इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लिए। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करीब है, बहुत ज़्यादा, बहुत क्लोज है। मतलब यहाँ से जो मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ उसका स्लोप, यानी इन दो पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट का स्लोप और इन दो पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट का स्लोप वो बिल्कुल क्लोज होगा, बिल्कुल नियरेस्ट होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से अगर टेंजेंट का स्लोप पता करूं तो टेंजेंट क्या है, एक लाइन है, लाइन जो कि दो पॉइंट से फिलहाल अभी हमारे पास पास हो रहा है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फिलहाल मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा y2 है fx माइनस h माइनस y1 fx अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 है x माइनस h माइनस x, क्योंकि h को मैंने काम में लिया, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट s टेंड्स टू 0, x कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस fx अपॉन नेगेटिव h। और अगर मैं इन दो पॉइंट से अगर इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो इन दो पॉइंट से टेंजेंट का स्लोप आएगा एक बार फिर से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 बनेगा f x प्लस h, माइनस में आएगा fx अपॉन में आएगा x प्लस h, माइनस में आएगा x कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी h काम में आया है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन पॉजिटिव h। इसे कहते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव। ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से ये दोनों अगर आपस में इक्वल होते हैं तो माना जाता है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये जो स्लोप है यही रिप्रेजेंट, ये क्या मैंने फाइंड आउट किया, ये स्लोप ही तो फाइंड आउट किया और एक तरह से यही डिफरेंशिएशन माना जाता है। तो अगर मैं किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे,
ठीक है, सोचने की बात है। कोई फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है, यहाँ पर है जैसे x इक्वल टू 2, यहाँ पर है x इक्वल टू 1, यहाँ पर है x इक्वल टू 3। तो अगर मैंने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो उससे क्या मिलेगा, जैसे फंक्शन मान लेते हैं f(x) इक्वल टू जैसे x² प्लस 2x प्लस 7, ये फंक्शन है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x प्लस 2। तो अभी क्या चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के हर एक पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये अगर मेरा फंक्शन है, मान लो कि ये उसका ग्राफ है, तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, इस ग्राफ के हर पॉइंट पर बनने वाला जो टेंजेंट होगा उसकी स्लोप की पूरी फैमिली को ये अकेला रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये है कि स्लोप की पूरी फैमिली आ गई। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर पुट किया जाएगा। जैसे ये तो स्लोप की पूरी फैमिली एक साथ आ गई, स्लोप की इक्वेशन बन गई। मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, x का वैल्यू कितना है 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करने पर यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उस स्लोप को मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू 4, वो स्लोप माना जाएगा 4। मुझे x इक्वल टू 2 पर बनने वाला जो टेंजेंट है उसका स्लोप चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 2 पुट कर दो, उसका स्लोप आ जाएगा। 3 पर स्लोप चाहिए, यहाँ पर 3 पुट कर दो। 4 पर चाहिए 4 पुट कर दो। 5 पर चाहिए 5 पुट कर दो। जिस पॉइंट पर हमें स्लोप चाहिए उस पॉइंट को मैं यहाँ पर पुट करता जाऊंगा, स्लोप अपने आप न्यूमेरिकल वैल्यू में आता जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है उस फंक्शन के जो ग्राफ बनता है उसके हर पॉइंट के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का जो स्लोप होता है उस स्लोप की पूरी फैमिली एक साथ तैयार हो जाती है, स्लोप की एक इक्वेशन तैयार हो जाती है। बस उस इक्वेशन के अंदर x के डिफरेंट वैल्यूज हमें पुट करने पड़ते हैं और रेस्पेक्टिव जो स्लोप है वो हमारे पास अपने आप निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात किया कि किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है। तो अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का। ओके, तो मैंने बताया डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। ठीक है, तो अब हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं। इंक्रीजिंग हमारे पास दो टाइप में हो सकते हैं, एक जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, दूसरा जो इंक्रीज तो होता है लेकिन बीच में कुछ वैल्यूज के लिए वो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये जो टाइप है ये माना जाएगा केवल और केवल इंक्रीजिंग। तो इन दोनों में मैथमेटिकल क्या डिफरेंस है, मैथमेटिकल डिफरेंस है कि अगर मान लो कि ये इंक्रीजिंग मेरा फंक्शन है, इस तरह से मान लो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन में x के वैल्यू जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा y का वैल्यू अपने आप बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। तो इसके किसी भी पॉइंट पर जब मैं स्लोप निकालूंगा तो वो x एक्सिस के साथ में एक एक्यूट एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनाना चाहे स्लोप तो यहाँ पर स्लोप निकालूंगा तो वो भी एक एक्यूट एंगल बनाएगा। यहाँ पर बना लो एक टेंजेंट, तो टेंजेंट बनाएगा तो उसका स्लोप भी क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल। तो जितनी भी टेंजेंट्स है वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एक्यूट एंगल बनाएंगे, और अगर एक्यूट एंगल है मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो इस केस में जो हमारा tan थीटा होता है वो tan थीटा होगा मोर देन 0, मतलब केवल और केवल पॉजिटिव। और स्लोप tan थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन माना जाएगा मोर देन 0। दोबारा रिवाइज करता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके किसी भी पॉइंट पर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाएगा वो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट लेस देन 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। हमने 11th क्लास में पढ़ा था m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप का जो फॉर्मूला है वो अगर एंगल पता हो तो एंगल से हम स्लोप निकालते हैं m इक्वल टू tan थीटा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इससे tan थीटा पॉजिटिव रहेगा। tan थीटा मतलब स्लोप और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन भी इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, इसकी मैं बात करता हूँ इंक्रीजिंग की। तो इस इंक्रीजिंग में अगर मैं यहाँ पर कोई स्लोप वो टेंजेंट अगर बनाता हूँ तो टेंजेंट का एंगल एक्यूट बनेगा, लेकिन जहाँ पर मेरा
फंक्शन कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है वहां पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री भी माना जाएगा। ओके, मतलब एंगल या तो एक्यूट होगा या फिर 0 डिग्री। तो अगर थीटा का वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा कि क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है 0 और मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम। तो मतलब ये क्वाड्रेंट तो हमारा फर्स्ट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नंबर तो आएंगे, लेकिन 0 डिग्री अगर मैं पुट कर दूंगा तो tan 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। मतलब इस केस में tan थीटा होगा मोर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा, यानी स्लोप जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन भी होगा 0 और मोर देन 0। सो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये डिफरेंस होता है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन केवल मोर देन 0 है तो उसको बोला जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर मोर देन इक्वल टू 0 है तो उसको बोला जाएगा केवल और केवल इंक्रीजिंग। जैसे हमारे पास इंक्रीजिंग में है वैसे डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग भी हमारे पास एक तो कंटिन्यूअसली उसका डिक्रीज हो जाना, और दूसरा डिक्रीज होने के साथ साथ बीच बीच में कहीं पर वो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो वो जो फंक्शन है वो बोला जाएगा हमारा डिक्रीजिंग। तो इस केस में इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्टली केवल डिक्रीज हो रहा है। इक्वलिटी कहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है कि बीच में कुछ फिक्स वैल्यू के लिए रिपीट कर जाए वैल्यू, नहीं, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा बिल्कुल। ओके, शार्पली डिक्रीज होगा। इसमें जो है कभी कभी वो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करता है तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैथमेटिकल टर्म में अगर हम कहें तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो किसी भी पॉइंट पर बना के देख लो, उसका जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल जो टेंजेंट बनाएगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। ओके, मोर देन 90 होगा, बट ये जो है ये हम काउंट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में लेस देन 180 डिग्री। सो ये होगा मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा होगा नेगेटिव लेस देन 0, और नेगेटिव होगा तो tan थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन भी होगा लेस देन 0। तो अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इस केस में जो अपना टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज तो बनेगा, लेकिन जहाँ पर वो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था वहाँ पर 0 डिग्री भी बनेगा। मतलब थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 90 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 0 डिग्री भी आएगा, और 0 डिग्री आने पर उसका जो tan थीटा का वैल्यू है वो 0 के इक्वल बोला जाता है। मतलब इस क्वाड्रेंट में माना जाएगा tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से कम होगा। tan थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन भी होगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 4 तरह के फंक्शंस हैं। इन चारों में मैंने मैथमेटिकल डिफरेंस भी समझाया। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन केवल मोर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोर देन इक्वल टू 0 होगा उसको बोलेंगे केवल इंक्रीजिंग। ओके, लेस देन 0 होगा वो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा उसको बोलेंगे केवल हम डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। और हाँ, जो हमारे पास कुछ फंक्शंस होता है जो कि थोड़ी देर इंक्रीज करता है, थोड़ी देर डिक्रीज करता है, वो माना जाता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे मान लो कि वहाँ कुछ एक फिक्स इंटरवल के लिए पॉजिटिव आ रहा है, फिर एक फिक्स इंटरवल के लिए डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे केस में फिर उसको बोला जाता है कि वो ना तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे मान लो कि हमारे पास fx एक फंक्शन है जो कि x² + 4x + 7, जैसे ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन में अगर मैं ये सेट करना चाहूँगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या किस तरह का फंक्शन है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका करूँगा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x + 4, और अब मैं इसमें ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि x पे अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर रखूँगा तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव रखूँगा तो यहाँ नेगेटिव भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं इसको 0 के इक्वल रखकर देखता हूँ। सो यहाँ पर 0 के इक्वल रखूँगा तो x का वैल्यू फिलहाल आएगा -2, मतलब ये जो मेरा फंक्शन है वो 0 के इक्वल होगा -2 पर, और वहाँ से -∞ से ∞ तक का जो नंबर है उसको अब मैं डिवाइड कर दूंगा दो हमारे इंटरवल में,
एक इंटरवल में ये शायद इंक्रीजिंग की तरह काम करेगा और दूसरे में डिक्रीजिंग की तरह। तो अब मैं यहाँ से इन चारों चीज़ों को लिखना बताता हूँ कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, कौन से में डिक्रीजिंग, कौन से में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कौन से में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिलहाल तो ये जो मेरा -2 है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्जैक्टली 0 के इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो मैंने इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बताया था? इंक्रीजिंग बताया था कि डिफरेंशिएशन मोर देन इक्वल टू 0 होता है, स्ट्रिक्टली में केवल मोर देन 0 होता है। ओके, उसके बाद में मैंने डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी बात की थी। तो डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में था कि जो डिफरेंशिएशन है वो होता है लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डिफरेंशिएशन ओनली लेस देन 0। ठीक है, सो अब ये हमारा पहला इंटरवल है जो कि -∞ से -2 है और दूसरा इंटरवल है -2 से लेकर इन्फिनिटी। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जहाँ हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इस इंटरवल के बीच में से कोई सा भी एक नंबर उठा लो और उसे इस डिफरेंशिएशन में पुट कर दो। जैसे -∞ से -2 के बीच में आने वाला जो नंबर है बहुत सारे, -20 है, -10 है, -5 है, -7 है, बहुत सारे नंबर है। मैं कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ -5, इसके अंदर रख दूंगा। इसके अंदर रखते ही ये बन जाएगा -10 + 4 यानी आ गया -6। इसमें नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है मतलब ये डिक्रीजिंग की तरफ इशारा कर रहा है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये वाला इंटरवल काम में आएगा। अब अगर -2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई सा भी एक नंबर रख देता हूँ, जैसे इनके बीच में तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव नंबर से 10 मान लेता हूँ, 10 को याद रखो, तो 10 को याद रखोगे तो ये आएगा 20 + 4, ये बन जाएगा 24 जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो ये अब इंक्रीजिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब ये वाला इंटरवल में डाल लूंगा डिक्रीजिंग में, ये वाला इंक्रीजिंग में। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ डिक्रीजिंग और फिर लिखूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब जहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है और साथ में 0 के इक्वल भी होता है। 0 के इक्वल भी काउंट करेंगे तो नेगेटिव तो इस इंटरवल में है और 0 के इक्वल कहाँ पर है? -2 में है। तो मतलब -∞ से लेकर -2 का इंटरवल आएगा। इन्फिनिटी के हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, -2 के हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुझे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कहाँ होता है वो भी इसमें काउंट करना है। तो डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल कहाँ होगा वो भी काउंट करूंगा। तो 0 के इक्वल कहाँ पर होगा? -2 पर, तो -2 इसमें काउंट करूंगा। जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखते टाइम पर मुझे -2 को यहाँ से हटा देना है, यानी मैं ओपन इंटरवल लगा दूंगा। ओपन इंटरवल का मतलब ये इसके टर्मिनल पॉइंट को हटा देगा, -2 हम इसमें काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये केवल बीच वाले इंटरवल को काउंट करेगा जिसमें डिफरेंशिएशन केवल और केवल नेगेटिव होता है, 0 के इक्वल नहीं होता। तो 0 की इक्वलिटी को हम डिक्रीजिंग में काउंट करेंगे और 0 की इक्वलिटी को हम इसमें से हटा देंगे। इतना सा फर्क है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। और अगर हम बात करें इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, तो इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव जहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है उसको हम इंक्रीजिंग में काउंट करेंगे। जब 0 वाले पॉइंट को भी काउंट कर लेंगे तो इंक्रीजिंग होगा और 0 वाले पॉइंट को हटा देंगे तो वो हमारा जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग होगा हमारा ये वाले इंटरवल में -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और -2 को मुझे इसमें काउंट करना है क्योंकि -2 पर डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, तो 0 होने को मुझे इंक्रीजिंग में जरूर काउंट करूंगा। इंक्रीजिंग में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी होता है और 0 के इक्वल भी होता है। और अगर मैं स्ट्रिक्टली की बात करूंगा तो इसके अंदर -2 को मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसके मैं ओपन इंटरवल लगा दूंगा जिससे वो पॉइंट हट जाएगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल बन रहा था। तो ये तरीका है मेरा किसी भी फंक्शन के लिए। अगर मुझे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो भी पॉइंट है वो अगर काउंट करने तो इस तरह से काम करेगा। और इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों में केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल आने वाले पॉइंट को नहीं लिखा जाता, जबकि इसमें डिफरेंशिएशन जहाँ 0 के इक्वल आता है उस पॉइंट को लिखा जाता है। इतना सा फर्क है केवल। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे f(x = 7x), ये मेरा फंक्शन है। इसको भी अगर मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करूंगा तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा जो कि आ जाएगा 7। और अब अगर मैं इसके अंदर x का जो भी वैल्यू ट्राई करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंशिएशन में, इसमें नहीं डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में अगर मैं x का वैल्यू कहीं पे पुट करता हूँ, कोई भी पुट कर दूँ, उससे जरा सा फर्क नहीं पड़ता।
हमेशा आंसर 7 आएगा। मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए ये जो हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो केवल पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये वाला फंक्शन मेरा माना जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, चाहे x का जो वैल्यू है उसके लिए पुट कर दो, यानी पूरे एंटायर डोमेन के लिए एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारे पास फंक्शन है f(x = x³ - 6x² + 11x - 6 और अब मुझे इसके लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल पता करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को किया जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 3x² माइनस इसका बन जाएगा 12x, इसका हो जाएगा 11 और -6 का तो 0 होता ही है। ओके, सो अब इस फंक्शन को हम इंटरवल पता करने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करें तो मुझे कुछ ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 33 और जिनको एडिशन करने पर आता है -12, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पर 33 आता है, एडिशन करने पर -12 आता है, तो हम अब इसको करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि मुझे तो x का वैल्यू पता करना है, फिर चाहे कैसे भी आए मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, बस हाँ रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी तक नहीं जाना मुझे। ओके, सो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँगा तो -b + √v² -4 × a × c एंड डिवाइड बाय 2 × a, तो बन जाएगा 12 ± √144, 4 3 = 12 और 12 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 132 डिवाइड बाय 2 3 = 6, सो 12 ± √12/6, सो ये बन जाएगा 12 प्लस माइनस, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया 12 आया, इसको हम थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सो 12 √12 बन जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 6। फिलहाल हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेकर, तो बन जाएगा 6 ± √3/3। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गए। पहला तो हमारा x का वैल्यू है 6 + √3/3, दूसरा वैल्यू है x = 6 - √3/3। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए मुझे चेक करना है कि मेरा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फिलहाल हम ये दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये -∞ से ∞ के बीच में ये दो नंबर्स होंगे। ये वाला एक बड़ा नंबर होगा जो कि होगा 6 + √3/3, ये वाला छोटा नंबर होगा 6 - √3/3। और अब ये जो टोटल मेरे पास इंटरवल है वो बन गए 3 इंटरवल। तो 3 इंटरवल आ गए जिनके बीच बीच में मैं कुछ वैल्यूज को एज्यूम करूंगा और इसके अंदर पुट करके चेक करूंगा डिफरेंशिएशन के अंदर कि ये फंक्शन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में मैं कोई सा भी नंबर रख के देखता हूँ। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं लूँ तो 6 - √3 मतलब अप्रोक्स 1.7 को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो 6 में से अगर 1.7 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो अप्रोक्स बचेगा 4.3 और डिवाइड में 3 है तो मतलब ये अप्रोक्स आ जाएगा 1.7 के आसपास। सॉरी, ये आ जाएगा 4.1 डिवाइड बाय 3, सो बन जाएगा अप्रोक्स 1.4 के आसपास बन जाएगा। और 1.4 के आसपास है, पॉजिटिव में 1.4 के आसपास है, तो नियरेस्ट हम वैल्यू रखते हैं, इससे छोटा वैल्यू रखेंगे जैसे 0, -1, -2, -3, -4, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने 0 पुट कर दिया, 0 में मैंने इसके अंदर रखा डिफरेंशिएशन में, तो 0, ये भी 0, पॉजिटिव लेवल, मतलब इसमें आ रहा है फंक्शन पॉजिटिव। अगर इन दोनों के बीच में मैं कोई नंबर रखूँगा तो अब इसका नियरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि ये अप्रोक्स बन जाएगा 7.7 के आसपास और डिवाइड करूँगा तो अप्रोक्स 2.5 2.6 के बीच में रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो है मेरा 2, तो इसका वैल्यू अब मैं इसमें 2 ट्राई करता हूँ, 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 = 12 माइनस यहाँ 2 पुट करने पर 24 + 11, इन दोनों का एडिशन होगा 23 - 24, मतलब मेरा फंक्शन इसमें नेगेटिव आ रहा है। ओके, इसमें नेगेटिव आ रहा है और इसमें एक बार फिर से अगर मैं कोई सा भी बड़ा नंबर पुट करूँगा जैसे 10, 20, 30 तो पॉजिटिव आएगा। यानी ये दो इंटरवल मेरे इंक्रीजिंग के लिए है, ये वाला इंटरवल मेरा डिक्रीजिंग के लिए। तो पहले मैं लिखता हूँ डिक्रीजिंग और साथ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल लिखूंगा इन दोनों के बीच में और इन दोनों के इक्वल भी, क्योंकि इन दोनों की इक्वलिटी पर हमारा डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो रहा है।
तो डिक्रीजिंग के लिए लिखेंगे 6 माइनस अंडर 3 अपॉन 3 के क्लोज इंटरवल से लेकर 6 प्लस अंडर 3 अपॉन 3 के क्लोज इंटरवल तक। स्थिति में मैं यहाँ क्लोज की जगह ओपन इंटरवल लगा दूंगा, इन दोनों नंबर को इस पूरे इंटरवल में से हटा दूंगा, केवल ये बीच बीच वाले जो मेरे नंबर्स आएंगे उन्हीं को मुझे काउंट करना है। देन अगर मैं इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूंगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डिफरेंशिएशन हुआ है उसमें काउंट करूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इंक्रीजिंग के लिए लिखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 तक, जो कि इसके क्लोज इंटरवल में लाऊंगा क्योंकि इसकी इक्वलिटी भी मुझे काउंट करनी है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 होगा। यूनियन में यहाँ से लेकर आगे हम काउंट करेंगे 6 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और अगर मैं इंक्रीजिंग के बजाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर जाऊँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जहाँ पर 0 के इक्वल बनना था उन नंबर्स को हटा देंगे। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3 के ओपन इंटरवल तक, यूनियन में 6 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये होगा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, साथ में डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, सो इस लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल के लिए पढ़ा। इसके और भी एग्जांपल हम काफ़ी सारे लेंगे जो अगले लेक्चर में होगा।